Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 का पेपर, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। मींस पार्ट्स में डिवाइड करके हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। और आप बोर भी ना हो कि कितनी लंबी वीडियो है। तो जो है 10-10 क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो भी 1-1.5 घंटे की हो ही जाती है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, टोटल 10 क्वेश्चन, 9th एंड 10th यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। बट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट comprises liquid which are poor conductor of electricity। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में 3 सेट्स दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज टैप वाटर, शैम्पू, हनी। ऑप्शन बी सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस या विनेगर। ऑप्शन सी शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल या डिस्टिल वाटर। ऑप्शन डी शुगर सोल्यूशन, विनेगर या लेमन जूस, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए कि जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जहाँ भी एसिड, बेस और सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन है टैप वाटर। तो टैप वाटर जो है, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि टैप वाटर में आइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। आइंस प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ भी आइंस प्रेजेंट होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इज शैम्पू। तो शैम्पू जो है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, शैम्पू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हनी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम शुगर कॉल्ड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यस, टैप वाटर में है, बट हमें वो आंसर बताना है जिसमें तीनों ही सेट, जो पूरा सेट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्राइज करता हो। तो दिस इज़ नॉट आवर आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, इसमें सॉल्ट है, इसमें भी आइंस प्रेजेंट होते हैं। लेमन जूस एसिड है, इसमें भी आइंस प्रेजेंट है। विनेगर एसिड में, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड है, एसिड प्रेजेंट है, सो इसमें भी फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ भी फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज हमें बताना है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन सी इज शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल वाटर। तो शैम्पू क्या है? शैम्पू जो है इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज जनरली हाइड्रोकार्बन, इट इज़ मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस कार्बन एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इन तीनों में ही शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, दे ऑल कंडक्ट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज आवर आंसर क्योंकि हमें वही बताना था जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन डी इज शुगर सोल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस। शुगर सोल्यूशन ऑफ अगेन सोल्यूशन है, इसमें भी फ्री आइंस प्रेजेंट है। विनेगर एसिटिक एसिड, लेमन जूस अगेन एसिड, सो इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी दैट इज गुड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी दैट इज बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर यू कैन से, ठीक है।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव डन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, में से कौन सा सेट है जहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस कि केमिकल चेंज है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, जहाँ पे फिजिकल चेंज इज द काइंड ऑफ चेंज विद द मैटर स्विचेज इनटू अनदर फॉर्म। इन हियर द केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, एज इट इज़ ही रहती है। इसमें क्या होता है, शेप साइज एंड अपीयरेंस चेंज होती है। शेप साइज एंड अपीयरेंस जो है वो चेंज होगी, बट अपीयरेंस चेंज होगी, बट कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। वो एज इट, फॉर एग्जांपल पेपर है, पेपर को आपने टीयर किया तो इट विल रिमेन पेपर। छोटे छोटे कागज़ कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इस कागज़ को फाड़ दिया, बट स्टिल इट इज़ पेपर। इससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नई चीज़ नहीं बन रही है, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इट विल रिमेन सेम। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज, मीन्स change only in shape, size and appearance, okay। but in other side chemical change की अगर हम बात करते हैं तो chemical change is exact opposite of physical change. It results in new product after the reaction. इसमें क्या होता है, नई चीज़, नया प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिल्क रखा है, मिल्क में आपने थोड़ा सा कर्ड डाला, मॉर्निंग में क्या होगा, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो ये क्या हो रहा है, नई चीज़, नया मटेरियल फॉर्म हो रहा है, उसके केमिकल चेंजेस में चेंज आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, इट विल चेंजेस इनटू ऐश, दस देयर इज अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट। जहाँ भी न्यू प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ केमिकल चेंज। ओनली शेप, साइज और अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल चेंज। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं फिजिकल चेंज का। देखिए लेमन है, आप लेमन को कट भी कर दोगे तब भी इट विल रिमेन लेमन, ठीक है। लेमन से ऑरेंज तो नहीं बन रहा, लेमन से एप्पल तो नहीं बन रहा, न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, इट विल रिमेन सेम, ओनली शेप और साइज में डिफरेंस आएगा। बट ऑन द अदर हैंड इन द केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल दिस इज वुड लॉग, ठीक है, इसको आपने बर्न किया तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश, वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज, ओके। फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहे हैं, ओनली शेप एंड साइज एंड अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। बट इन द अदर हैंड केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, कहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो इट विल ऑल्सो रिमेन वाटर, वाटर ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा, वाटर से जूस तो नहीं बन जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास विल रिमेन ग्लास, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, ग्लास तो ग्लास ही रहेगा। बट इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन नेल है, इस पर रस्ट लग गया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर तो फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। दिस इज नॉट आवर आंसर, हमें वो आंसर बताना है जिसमें तीनों में ही केमिकल चेंजेस हो रहे हो, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर। ऑप्शन बी देख लेते हैं कि डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर में हमने सॉल्ट डिजॉल्व किया तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। दिस इज़ केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू फॉर्मेशन हो रही है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड हमने फूड खाने के बाद डाइजेशन होता है तो फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फूड क्या है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फूड से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इससे नया सब्सटेंस बना है, तो ये क्या केमिकल चेंजेस हैं। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें बताना है जिसमें तीनों में ही केमिकल चेंजेस हो रहे हो। ऑप्शन नंबर सी इज कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक करने के बाद नई चीज़ बनती है, दिस इज़ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी उबलने के बाद भी पानी ही रहेगा, दिस इज़ फिजिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है, सो दिस इज़ नॉट आवर आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने भी बताया आपको, नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, रस्ट आ जाता है, इस पे रस्ट लग जाता है, दिस इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश, इसमें भी नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो केमिकल चेंजेस हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड इज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सो दिस इज अ राइट आंसर। हमें बताना था जिसमें तीनों में ही केमिकल चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे तीनों जगह केमिकल चेंजेस है, दिस इज आर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is Nina was cycling to the market to buy some grocery item. The market is 4 kilometers away from her home. She travels at a speed of 12 kilometers per hour for first 10 minutes. On her way, she meets her friend Nikhat and stops to chat with her for 15 minutes. She resumes her journey at a speed of 8 kilometers per hour. What is her average speed for the journey? नीना एक लड़की है जो साइकिल से मार्केट जा रही है कुछ सामान खरीदने। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर, मार्केट से उसके घर की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट, पहले उसने क्या किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, और रास्ते में क्या हुआ उसको उसके फ्रेंड निकात मिल गई एंड स्टॉप्स टू चैट विद 15 मिनट, इसने यहाँ इससे बात की। शी रिज्यूम हर जर्नी एट अ स्पीड ऑफ, फिर उसने क्या किया अपनी जर्नी स्टार्ट की एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी, तो टोटल स्पीड उसकी कितनी थी, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं। नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स, द मार्केट इज कितना दूर है 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, मीन्स टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 4 किलोमीटर। चलो इससे पहले ये टर्म्स बता देती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड इफ विल फाइंड आउट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तीनों टर्म्स अभी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर किया। अब शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट, पहले 10 मिनट में उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 मिनट्स कितना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम था 10 मिनट्स में किया। अब यहाँ पे टाइम मिनट्स में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में, तो आवर्स टू मिनट हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, मिनट सॉरी आवर्स, मिनट है ना, मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आवर्स मिनट्स टू आवर कर रहे हैं, तो हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर आवर्स टू मिनट हम करते तो हम मल्टीप्लाई करते 60 से, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, बट यहाँ मिनट्स टू आवर कर रहे हैं इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे। 2 कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब उसने टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर किए हैं, तो उसमें से 2 किलोमीटर तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट 2 किलोमीटर है वो उसने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर कितने टाइम में किया उसने, सो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट 2 किलोमीटर, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी बताया था आपको, कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने 2 किलोमीटर, कितनी स्पीड में 8 किलोमीटर में। पहले जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फर्स्ट 10 मिनट्स में, और नेक्स्ट 2 किलोमीटर जो बचे उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया था। तो इसको काट लीजिए 1/4 आवर्स, तो आवर्स टू मिनट करना है क्योंकि हम मिनट्स में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, मिनट्स में टाइम दिया है, मिनट्स में टाइम दिया है, तो हमें ये भी मिनट्स में निकालना होगा।
तो आवर्स टू मिनट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4 5 6 4 5 20। तो उसने कितना टाइम कवर किया, कितने टाइम में किए, 15 मिनट्स में। ठीक है, ये 2 किलोमीटर इसने 10 मिनट में किए और नेक्स्ट 2 किलोमीटर इसने कितने टाइम में किए, 15 मिनट्स में। तो टोटल कितना टाइम लगाया उसने, टोटल टाइम कितना लगा उसे 4 किलोमीटर कवर करने के लिए। पहले तो उसने 10 मिनट लगाए, प्लस 15 मिनट उसने अपने फ्रेंड से बात की, चैट विद फ्रेंड 15 मिनट्स, प्लस और नेक्स्ट 2 किलोमीटर 15 मिनट्स में कवर किए। तो टोटल कितने हो गए, 30 प्लस 40 मिनट। 40 मिनट में डिस्टेंस कवर किया उसने टोटल। बट हमें आंसर फाइंड आउट करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर दिया हो तो हमें मिनट से पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 40 मिनट्स। अब मिनट्स को हम आवर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं मिनट्स टू आवर, तो हम डिवाइड करेंगे 60 से। 2 2 4 एंड 3 2 6, तो ये क्या आ गया, 2/3 आवर्स। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस जो कि इसने कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में किया, टोटल टाइम 2/3 आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3, 2 2 4 3 2 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने, इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ आवर राइट आंसर। इसकी मैंने कैलकुलेशन दे रखी है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा होच पोच लगा और समझ नहीं आया तो यहाँ से आप देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 इज़, which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? salt and water। हमारे पास एक सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर का। तो क्वेश्चन इज आस्किंग सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो सॉल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले हम इन चारों मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डिकेंटेशन, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट इज बॉइलिंग, then we'll find out our answer. First we'll discuss what is decantation. Decantation क्या है, decantation is the process of separating of liquid from solid to another and other immiscible। immiscible होता है जो मिक्स नहीं होती चीज़, non mixing liquids, by removing the liquid layer at the top from the layer of solid or liquid below। For example, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें वाटर है, उसमें आपने सैंड मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, सैंड जो है यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। सैंड सेटल डाउन हो गया, वाटर की लेयर ऊपर बन जाएगी। तो फिर हम इस मिक्सचर को, फॉर एग्जांपल ये है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो सैंड सेटल डाउन हो गया। ठीक है, मान लीजिए सैंड है, सैंड सेटल डाउन हो गया। ये वाटर है, वाटर ऊपर आ जाएगा और इस वाटर को हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे दोनों चीज़ों को। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया, अभी हम क्या करें, डिकेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन मैथड। नेक्स्ट मैथड विल डिस्कस फिल्ट्रेशन। व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा लैब में एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक फ़नल लगाई है, फ़नल के ऊपर यहाँ पे एक बीकर है। इस बीकर में वाटर प्लस इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं। वाटर प्लस इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं इसमें। इम्प्योरिटी में मान लीजिए आप इम्प्योरिटी मान लीजिए कुछ लीव्स प्रेजेंट हैं, पेबल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वाटर प्लस इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। तो हम इस वाटर को इस यहाँ पे फ़नल में डालेंगे और फ़नल में क्या होगा, जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो यहाँ रह जाएगा और जो वाटर है वो नीचे हमारी फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल फिल्ट्रेशन मैथड। बट रिवर्स जो एक और मैथड है रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ filtration. It is a filtration process that uses pressure to separate salt from a solution by forcing water through semi-permeable membrane। इसमें क्या होता है,
यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ देखिए पिक्चर में, फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट वाटर है, ठीक है, यहाँ पे आपने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, दिस इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, काफ़ी पतली मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, काफ़ी थिन मेम्ब्रेन होती है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर के थ्रू पानी को, यहाँ से प्रेशर के थ्रू पानी को डालेंगे और क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स तो जो हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं रह जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू वाटर बड़ा होता है, तो वाटर तो यहाँ से पास ऑन हो जाएगा बट सॉल्ट के मॉलिक्यूल यहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर का जो मिक्सचर है उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, by applying pressure. A high pressure pump applies pressure to salt solution. The amount of pressure required depend on salt concentration of the solution. ठीक है, कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में। फोर्स वाटर थ्रू मेम्ब्रेन, वाटर को हम मेम्ब्रेन के थ्रू फोर्सफुली पास ऑन करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, वाटर पास ऑन हो जाएगा प्लस सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं रह जाएंगे, एंड विल कलेक्ट प्योर वाटर ओवर हियर, ठीक है। RO इज़ प्राइमली यूज टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। दिस प्रोसेस जो है, हम सी वाटर से जब वाटर सॉल्ट को सेपरेट करते हैं तब हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसैलिनेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसैलिनेशन। इट्स ऑल्सो यूज फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो RO की प्रोसेस से भी हम सॉल्ट वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट इज़ नॉर्मल फिल्ट्रेशन में आप टी का एग्जांपल भी ले सकते हो कि आपने टी बनाई और ये कप है और सीव के थ्रू आप अगर इसको छान रहे हो तो क्या होता है, टी लीव्स तो यहाँ रह जाएंगी, प्लस चाय जो है टी है, टी लीव्स तो छन्नी में रह जाएगी और चाय यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। और ये RO जो है, इट इज़ ऑल्सो अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस जिसमें हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ए सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर कैन बी डिस्टिल्ड इनटू प्योर वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर को हम प्योर वाटर की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं विच वी कैन ड्रिंक। दिस इज डन बाय द फॉलोइंग दिस स्टेप। द सॉल्ट सोल्यूशन इज प्लेस्ड इनटू फ्लास्क एंड हीटेड अंटिल इट बॉयल्स। द वाटर टर्न्स इनटू गैस बट द सॉल्ट स्टेज बिहाइंड द फ्लास्क। देखिए सेटअप आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, सॉरी डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये फ्लास्क है, इसके ऊपर हमने थर्मामीटर सेट किया है और दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसर। पाइप के ऊपर यहाँ कंडेंसर लगाया है जहाँ से हम ठंडा पानी अंदर डालेंगे, एंड ये कॉनिकल फ्लास्क है जहाँ पे हम वाटर को कलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, ये हीटअप होगा पानी और पानी क्या है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर वेपर जैसे ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी के वेपर जो है यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो वेपर जैसे ही यहाँ कलेक्ट होंगे तो यहाँ से हम ठंडा पानी डालेंगे और जो वेपर्स हैं दे आर कलेक्टेड ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ये जो वेपर्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर, और इसी तरह ये प्रोसेस होते होते सारा पानी जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। और पीछे जो है सॉल्ट जो है यहीं पे रह जाएगा, बिकॉज सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, और इसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अभी हम जितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, और वेपर्स से फिर पानी कलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ इस फ्लास्क में, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। अब बॉयल करने से भी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा, जैसे हम हीट करेंगे, ये चाइना डिश है, ठीक है, हीट करेंगे बर्नर से, और वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, प्लस वाटर इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट रह जाएगा और इस सॉल्ट को हम फिर ड्राई कर लेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन कलेक्ट सॉल्ट ओवर हियर। ओके, सो ये चारों प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए। नाउ विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water। इनमें से कौन सा जो है salt and water को सेपरेट करने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो अभी हमने देखा फिल्ट्रेशन RO की प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर को, डिस्टिलेशन में भी कर सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू भी हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, बट डिकेंटेशन के थ्रू नहीं कर सकते। क्योंकि डिकेंटेशन में क्यों नहीं कर सकते, डिकेंटेशन में क्या है, जब कोई चीज़, दो चीज़ें हैं, एक सोल्यूबल है एक इनसोल्यूबल चीज़ कोई भी है, इनसोल्यूबल चीज़ को हम डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट
सॉल्ट तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया ना, तो इसको हम डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सो हमारा राइट आंसर है नॉट बी हेल्पफुल, ऑप्शन ए, डिकेंटेशन इज नॉट हेल्पफुल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन वी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन के लिए इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है जो यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बट उससे पहले हम शैडो फॉर्मेशन होती कैसे है वो सब एक बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये है लाइट ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट क्या ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, opaque objects, translucent object and transparent object. So what is opaque object? If an object completely stops the passage of all the light falling on it, it is called opaque object. For example, ये एक पीस ऑफ वुड है, अगर लाइट यहाँ से जाएगी तो लाइट जो है इस वुड के दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। पूरी लाइट जो यहीं रुक जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, जो लाइट को अपने में से क्रॉस नहीं होने दे रहा है। इसके एग्जांपल हैं वुड, मेटल, वॉल, ब्रिक एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली a part of light on them to pass through. Such objects are called translucent object. For example, a single thin sheet of paper. For example, ये translucent paper है, इसमें क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हमें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो पास हो रहा है, बट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं हो रहा है, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं बटर पेपर एंड टिश्यू पेपर। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या है, ये मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, विंडो है ग्लास की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइट कैन ईजिली पास थ्रू इट, दैट्स वाई वी कैन ईजिली सी ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो। अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो क्लासरूम में अगर विंडो है, विंडो में ग्लास के थ्रू आप दूसरी साइड ईजिली देख सकते हो। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि विंडो जो है, ये जो ग्लास है, ये क्या कर रहा है, लाइट को अपने में से पास होने दे रहा है ईजिली, दैट्स वाई वी कैन ईजिली सी the other side of the window. The objects which allow all the light to pass through them are called transparent objects. इसके एग्जाम्पल हैं क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है शेडो। व्हाट इज शेडो? शेडो है क्या? Opaque objects do not allow light to pass through them and cast dark patches behind them. These dark patches are called shadows. जब भी लाइट आती है किसी डार्क, फॉर एग्जांपल कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई तो ये लाइट जो है यहाँ से क्रॉस नहीं होगी, और इसकी जो शेडो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, लाइट क्रॉस नहीं हो रही है, और इसकी जो इमेज है उसकी दूसरी साइड यहाँ पे इमेज बन रही है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ट्री की इमेज इस साइड बन रही है, तो ये क्या है, शैडो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि शैडो फॉर्मेशन के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं, एक तो कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, और दूसरी क्या है कि दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो शैडो फॉर्मेशन के लिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को वहीं रोकेगा और उसकी जो शेडो है उसकी दूसरी साइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। व्हेन इज शेडो फॉर्म्ड? व्हेनेवर द लाइट और सन रेज आर ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, opaque object, or black area or region is formed in a particular shape based on the object or body behind it. जब भी सनरेज आएगी या कोई भी लाइट आएगी और ओपेक ऑब्जेक्ट उस लाइट को रोकेगी, तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट की एक ब्लैक शेडो यहाँ पे बनेगी, पैच सा यहाँ बनेगा, जिसको हम कहेंगे शेडो। This is the time when the shadow is formed. The size of the shadow depends on the distance between opaque objects and source of light. मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, सॉरी शेडो बन रही है, इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट का लाइट से कितना डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए ये बॉल है, ये टॉर्च है, टॉर्च की लाइट अगर दूर से आ रही है तो बॉल की जो इमेज है छोटी बनेगी, और अगर बॉल के पास से लाइट
आ रही है तो इमेज जो है एनलार्ज बनेगी। तो इट डिपेंड्स कि लाइट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग शेडो फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे आपने देखा है जब भी लाइट, जिस साइड से लाइट आती है उसकी ऑपोजिट साइड में इमेज बनती है। यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी इमेज नहीं, शेडो सॉरी, यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ से आ रही है तो इसकी शेडो ऑपोजिट साइड में बनेगी। जहाँ से लाइट आती है उसकी ऑपोजिट साइड में शेडो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यस। लाइट ट्रेवल्स एट अ हाई स्पीड, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, नहीं ये दो प्रॉपर्टीज नहीं है। लाइट डज नॉट, शेडो फॉर्मेशन के लिए दोनों प्रॉपर्टीज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, यस। लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाती, इसलिए जो शेडो फॉर्मेशन बनती है। सो यस, ये दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड डी। ए एंड डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। सो दिस इज आर राइट आंसर। हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ हिंदी में पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का प्रयोग छाया निर्माण की घटना समझाने के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश पार नहीं होता है अपारदर्शी वस्तुओं के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द proportion of fine particle in sandy soil is relatively higher than in clay soil. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. The proportion of large particle in loamy soil is relatively higher than in sandy soil. Option D, the proportion of fine particle in clay soil is relatively higher than in loamy soil. इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल। तो क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों सॉइल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज सैंडी सॉइल, व्हाट इज क्ले सॉइल, व्हाट इज लोमी सॉइल। तो यहाँ पे द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस दैट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मिनरल इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? इट इज़ मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉइल के अपर सरफेस में, जिसको कहते हैं लिथोस्फेयर। बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन एंड क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटीरियल, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सैंडी, लोमी एंड क्ले। अब वन बाय वन इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सैंडी सॉइल क्या है? द सॉइल हैज़ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ सैंड इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई एंड हैज़ वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। और सैंडी सॉइल क्या है? हाई प्रपोर्शन ऑफ सैंड होता है इसमें, अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बजाय इसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ बड़ा होने के कारण क्या है, इसमें वाटर रिटेंशन लो होता है, वेरी लो वाटर रिटेंशन, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्व नहीं करता। ज़्यादा गैप होने के कारण जो वाटर है वो ईजिली इसके थ्रू पास ऑन हो जाता है और बह जाता है। ठीक है, और इसमें सैंडी सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं? मेज, मिलेट्स और बार्ले, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या है? This is the soil type that is comprised of very fine mineral particles and not much organic material. There is not much space present between the minerals that give it clay consistency. This type of soil swells and shrinks in response to the presence or absence of water. अब इसमें क्या है, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले सॉइल के, और इनके बीच में काफ़ी कम गैप होता है। दैट्स वाई ये क्या होता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसीलिए ज़्यादा चिपचिपी होती है, ज़्यादा चिपचिपाहट होती है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ईजिली? ज़्यादा वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, लेटस, कैबेज एंड स्नैप बीन्स जो है, ये प्लांट्स कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्ले सॉइल में बेटर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। दिस सॉइल कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। द परसेंटेज ऑफ क्ले में वेरी डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल रीजन। जो लोमी सॉइल है इसमें क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है सैंड, स्लिट एंड क्ले का। द परसेंटेज ऑफ क्ले में भी, इसमें क्या है, क्ले की परसेंटेज जियोग्राफी हर जगह के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट लोमी सॉइल में क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले है, सैंड प्लस क्ले एंड स्लिट सम अदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, सैंड प्लस लोमी दोनों सॉइल का कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, इसमें इस सॉइल में कौन से जो क्रॉप्स हैं ग्रो करती हैं? वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेस एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, ये एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है सीधा सीधा कि ये प्लांट, ये क्रॉप कौन सी सॉइल में ग्रो करती है। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट
ये इस डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए सैंडी सॉइल में आपने देखा बड़े बड़े साइज़ हैं पार्टिकल्स, और इसमें वाटर जो है ईजिली वाइप ऑफ हो जाता है। हाईएस्ट वाटर रन ऑफ, वाटर को ये होल्ड करके नहीं रखता है, इसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाता है वाटर। अब क्ले में देखिए स्मॉल सॉइल पार्टिकल एंड लार्जर सरफेस एरिया फॉर वाटर टू कम्युनिटी, ये जो है वाटर को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। और इसमें लोमी सॉइल, मीडियम सॉइल पार्टिकल्स, इसमें थोड़ी इमेज, ये लोमी सॉइल होना चाहिए था और ये क्ले सॉइल, ठीक है, क्योंकि लोमी सॉइल में क्या है, दोनों का मिक्सचर है, सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल, सैंडी प्लस क्ले लोमी में आता है। और ये लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, मीडियम सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, होल्ड लेस वाटर देन क्ले, क्ले के कंपैरिजन लेस वाटर जो है ये कलेक्ट करता है, और क्ले सॉइल का साइज़ ज़्यादा स्मॉल होता है और ये ज़्यादा वाटर जो है होल्ड करता है अपने आप में खुद में, ठीक है। तो पिक्चर जो है, ये वाली पिक्चर जो है लोमी सॉइल की होनी चाहिए थी और ये क्ले सॉइल की, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैंने पीछे बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। सैंडी में बड़ा साइज़ है, क्ले में छोटे छोटे साइज़ हैं, और लोमी में दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों का मिक्सचर इस पिक्चर में है, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। अब आंसर पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। अब आइए आंसर पे। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन क्ले सॉइल, कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा होते हैं क्ले सॉइल के कंपैरिजन। जी नहीं, गलत है, क्ले सॉइल में फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं ना। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन द क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में फाइन पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स दोनों इक्वल होते हैं, नहीं, वो तो लोमी सॉइल में होता है, ठीक है, क्ले में नहीं होते, क्ले में ओनली फाइन पार्टिकल्स होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल, जी नहीं, सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, लोमी में नहीं, लोमी तो मिक्सचर है दोनों सॉइल का, सैंडी और क्ले का। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल, येस, फाइन पार्टिकल्स क्ले सॉइल में ज़्यादा होते हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। सो दिस इज़ आर राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर को देख के कन्फ्यूज मत होना, मैंने जो यहाँ आपको बताया है बस ये याद रखना आप कि सॉइल का पार्टिकल ज़्यादा बड़ा होता है, क्ले सॉइल छोटे छोटे हैं, और लोमी सॉइल में दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है इस पिक्चर में दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप लिख लीजिए क्ले सॉइल और इसको लिख लीजिए लोमी सॉइल, क्योंकि ये जो है दोनों का मिक्सचर है, सैंडी और क्ले का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड कोई टर्म्स दी हुई है, इसने बोला है कि एक्स वाई एंड जेड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रही है। तो इतना तो आपको पता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स किस की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। अगर आपको अब इतना भी पता है तब भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कम बैक टू ऑप्शंस। आप देखिए विटामिन सी किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यहाँ ये है, ठीक है। बाकी विटामिन सी ने, अगर 2 में विटामिन सी दिया होता तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, तब भी आप दूसरे ऑप्शन के थ्रू फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पे जब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि विटामिन सी इसमें है, तो यही हमारा आंसर होगा। बट फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। एक्स तो हो गया हमारा विटामिन सी। नाउ दिस विटामिन इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। अब ये विटामिन जो है मिनरल वाई की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो मिनरल वाई क्या है, आयरन। विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। एंड दिस सी इज़ प्रेजेंट इन, फाउंड इन फूड जेड। सी जेड में प्रेजेंट है, तो जेड क्या है, सिट्रस फ्रूट। जेड इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, मीन्स विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। एक्स इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, सो दिस इज आर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 17 वी हैव डन। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिए। And what are vitamins? Vitamins are a group of organic compounds that are extremely necessary and essential for normal growth and functioning of human body. Vitamins क्या है, हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। They are required in very small quantity. काफ़ी कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, बट कैन नॉट बी सिंथेसाइज फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दैट्स वाई हम इसको आउटसाइड से लेते हैं, फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी, तो इसमें क्या होता है, वीक मसल्स होती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी होती है वर्क के लिए। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स होती हैं। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू, अगर हमें कोई जख्म हो जाए तो उसको हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेटस, इसमें बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम में की कमी से क्या होता है, बोन और टूथ डिके, इसमें वीक बोन्स होते हैं, टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, जिसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। अब कौन सी ग्लैंड होती है हमारे नेक रीजन में, कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने, एड्रिनल ग्लैंड, वो फूल जाती है। ठीक है, एंड मेंटल डिसेबिलिटी होती है चिल्ड्रंस। आयरन की कमी से एनीमिया, एंड क्या होता है, वीकनेस होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन। ये चार्ट आप याद कर लेना, किसकी वजह से, कौन सी विटामिन की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी होती है और सिम्टम्स क्या है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 से पैडागोजी स्टार्ट है आपकी। मैंने आपको बताया था टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 30। पेपर 2 साइंस की बात कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन की तो थ्योरी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होते हैं, जो NCERT बेस्ड है 6 to 8, और 10 क्वेश्चन जो है पैडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो ये रेशो चेंज भी हो जाता है, कई बारी 10 आते हैं, कई बारी 9 आते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, बट जो रेशो है इनकी 20 और 10 की होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब 18 से हम पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। एंड में 2 क्वेश्चन और हैं जो साइंस के ही हैं, थ्योरी के ही हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब 18 क्वेश्चन से आपकी पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम नेचर ऑफ साइंस समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ साइंस में होता क्या है। तो नेचर ऑफ साइंस क्या है, साइंस का नेचर कैसा है, साइंस इज टेंटेटिव, अस्थायी है, कुछ भी फिक्स नहीं है, डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें, डेवलपमेंट होती रहती है साइंस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर आप देखो तो आपने देखा सबसे पहले जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोहर्स मॉडल आया। तो इसका जो ड्रॉबैक था वो रदरफोर्ड ने किया कंप्लीट, रदरफोर्ड में कुछ ड्रॉबैक रह गया जो कि बोहर मॉडल ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर डायनामिक नहीं होता, चेंजेस नहीं होते, तो एक ही थ्योरी हम पढ़ रहे होते, जे थॉमसन की ही पढ़ रहे होते, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल हमारे पास होता ही नहीं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जो साइंस है, साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, फिक्स नहीं है, डायनामिक है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अस्थायी है। ठीक है, सेकंड है नेचर ऑफ साइंस कैसा होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म, मीन्स संदेहवाद को बढ़ावा देता। अब ये जो संदेहवाद है ये नेगेटिव टर्म में मत लेना। संदेहवाद मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल को मैं लूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, मैंने एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, स्केप्टिसिज्म मतलब इसको बढ़ावा देता है, संदेहवाद को। तो संदेहवाद को बढ़ावा अगर नहीं दिया होता, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, अगर जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसमें रदरफोर्ड को संदेह नहीं होता, डाउट नहीं होता, तो रदरफोर्ड अपना मॉडल निकालता ही नहीं। इसको इसके काम पे थोड़ा कहीं ना कहीं इसको स्केप्टिसिज्म, कहीं ना कहीं डाउट हुआ, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल पे बोहर्स मॉडल को कुछ संदेह हुआ, इसलिए बोहर्स मॉडल आया। तो मीन्स संदेहवाद होना ज़रूरी है, ये नेगेटिव टर्म में नहीं है। साइंस में संदेहवाद होगा तभी जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, स्केप्टिसिज्म अलाउ साइंटिस्ट टू रीच लॉजिकल कंक्लूजन बाय एविडेंस। ठीक है, थर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मीन्स जो साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की होनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, इंटरलिंक्ड करना, मीन्स साइंस को लिंक्ड करना। जैसे साइंस को हमने मैथ्स के साथ लिंक किया, या साइंस को हम इंग्लिश के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हैं, या फिर साइंस को हम कंप्यूटर के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को एक PPT दे दी बनाने के लिए कि सॉइल मैंने पढ़ाई आपको, अब सॉइल के ऊपर आप PPT बना के लाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम साइंस को कंप्यूटर के साथ लिंक्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके जोड़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। साइंस इज सोशल इन नेचर, इंटरलिंक्ड विद सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो साइंटिस्ट आपसी आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल नेचर को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 5, लॉजिकल।
साइंटिस्ट यूज लॉजिक टू कनेक्ट एविडेंस एंड एजम्पशन टू ड्रॉ कंक्लूजन। किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं, एविडेंस और एजम्पशन को, जो एविडेंस है, जो प्रमाण है, जो वो एज्यूम कर रहे हैं, उन दोनों से वो एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें न्यूटन ने फॉलिंग ऑफ एप्पल का फ्रॉम अ ट्री का एग्जांपल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्पल है। ठीक है, अब एप्पल ट्री से नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था, तो इसका एक लॉजिक है, ट्री से नीचे ही क्यों आया। अब देखिए, अब एप्पल नीचे आ रहा है तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे आ रहा है ना, ये एक लॉजिक है। न्यूटन ने एक लॉजिक दिया कि एप्पल नीचे इसलिए गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही आया। तो ये ग्रेविटी जो है, ये एप्पल का जो नीचे आना है, ये क्या है, एक्शन है। एप्पल का जो नीचे आना है ये एक्शन है, एक्शन हो रहा है, नीचे ही आ रहा है वो। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, और एप्पल आके नीचे गिर गया, दैट इज ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें ऑपोजिट रिएक्शन हुआ कि एप्पल आके नीचे गिरा, ये ऑपोजिट, एप्पल ऊपर से आया, पेड़ से आया, ये एक्शन है, और नीचे आके गिरा, ये ऑपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो ये एक लॉजिकल रीजन उसने दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करता है। साइंस में बच्चा क्या कर रहा है, लर्निंग, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में बच्चा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग जल्दी सीखता है। अगर बच्चा करके सीख रहा है तो वो जल्दी सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 6 के बच्चे को स्टार्च के बारे में बता रहे हैं कि हम पटैटो में स्टार्च कैसे चेक करेंगे, स्टार्च प्रेजेंट है नहीं, तो क्या करेंगे आप, पटैटो का पीस कट करेंगे और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो हैं आयोडीन सॉल्यूशन की पुट करेंगे। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन आप डालेंगे तो क्या होगा, जो पटैटो है ये ब्लूइश इन कलर हो जाएगा। जहाँ पे आप ये डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन तो ये जो ब्लूइश इन कलर हो जाएगा। तो बच्चा खुद करके देख रहा है, तो बच्चे के दिमाग में चीज़ें जा रही हैं, वो खुद कर रहा है कि हाँ इसमें आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला तो इट टर्न्स इनटू ब्लूइश कलर, मींस आयोडीन इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी चीज़ें। जब बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, तो उसको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंड्स अपॉन फैक्ट। साइंस डिपेंड्स ऑन फैक्ट, साइंस डू नॉट रिलाई ऑन बिलीफ। साइंस जो है बिलीफ मतलब रिलाई नहीं करता बिलीव्स के, आस्था पे बिलीव नहीं करता, वो फैक्ट पे बिलीव करता है कि कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, ठीक है, तो दिस रोटेशन को अब अर्थ रोटेट करती है, ये तो हमें सबको पता है, बट इसके पीछे फैक्ट क्या है। अब डे और नाइट आ रहे हैं, दिस रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंजेस। तो ये एक फैक्ट है कि हाँ जो डे और नाइट आ रहे हैं, जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे ये एक फैक्ट है। ओके, क्लियर। तो साइंटिस्ट जो हैं दे डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, दे डू नॉट रिलाई ऑन बिलीफ। अब क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज, ऑप्शन ए, साइंस इज सिस्टम ऑफ बिलीव्स। नहीं, सिस्टम ऑफ बिलीफ नहीं है, फैक्ट पे बिलीव करता है ये। ठीक है, साइंस इज सोशल इन नेचर। ये साइंस इज सोशल इन नेचर, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं, तो इट इज़ सोशल इन नेचर। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। नहीं, वो बिल्कुल अपने काम के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल, किसी ने कुछ काम किया, उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक थ्योरी बनाई। ठीक है, कि उसने अपनी हाइपोथेसिस को कंपेयर किया फिर। ठीक है, उसने अपनी हाइपोथेसिस को कंपेयर किया कि मैंने जो हाइपोथेसिस की, मैंने जो काम किया वो सही है या नहीं। उसने एक डेटा लिया, उसके साथ उसने कंपैरिजन किया, तो उसने देखा कि इसमें कुछ चेंजेस, कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो वो अड़ नहीं जाएगा अपनी हाइपोथेसिस पे कि नहीं मैंने जो किया वही सही है। तो ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट टोटली ऑब्जेक्टिव इन, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, ऐसा नहीं है। द साइंटिफिक मैथड इज़ द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ऐसा भी नहीं है। अब इसको, इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जहाँ भी नेगेटिव पॉइंट दिया होगा, फॉर एग्जांपल ओनली जैसे शब्द या टोटली जैसे शब्द या रटने जैसे शब्द, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ भी आपको नेगेटिव कुछ दिखता है, या ओनली है क्वेश्चन के साथ या टोटली है, तो वो कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी पता होंगी, तब भी यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। ठीक है,
क्योंकि ओनली जैसा शब्द, टोटली जैसे शब्द ये जो है इससे क्या होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। रटने जैसे शब्द, हमें ऐसा आंसर देखना है जो बच्चे के हित में हो, बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो, वही हमारा राइट आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाइपोथेसिस क्या होती है? थ्योरी होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, बट नॉट येट प्रूव्ड, अभी प्रूव नहीं हुई है वो चीज़, बट वो उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन साइंटिफिक मेथड से भी जरूर आता है, इसमें सीधे सीधे कई बार तो ऐसा आ जाता है कि सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कई बार तो डायरेक्ट आपको सीक्वेंस आ जाता है करने के लिए, और इसमें कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट में आपको पूछा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे, क्वेश्चन पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंट पे, एनालिसिस पे या कंक्लूजन पे। तो ये एक सीक्वेंस है, ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, देन एनालिसिस होगा, फिर कंक्लूजन होगा। तो ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि हमने कुछ सीड्स लिए और हमने 2 जगह पे उसको ग्रो किया। एक जगह पे तो हमने ऊपर ही सीड्स को डाल दिया और एक जगह पे हमने थोड़ा सा डीप सीड्स को वरी किया। तो कौन से सीड्स ग्रो करेंगे, ये वाले या ये, ए या बी, दोनों में से कौन से सीड्स ग्रो करेंगे, ठीक है। टीचर ने बच्चे को एक डाउट दिया, क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट दी। तो बच्चा वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन यूज़ करेगा कि हाँ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। फिर उसको कुछ डाउट होता है तो वो कुछ क्वेश्चन पुट करेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी एक हाइपोथेसिस बनाएगा, एक एक्सप्लेनेशन देगा अपनी कि अच्छा नीचे ग्रो किए, नीचे सीड हैं तो ये जल्दी ग्रो करेंगे। मान लीजिए उसने अपनी हाइपोथेसिस, एक थ्योरी तैयार की कि नीचे सीड हैं तो ये जल्दी ग्रो करेंगे, बिकॉज इसको नीचे जितना ये डीप है तो इसको सफिशिएंट मॉइस्चर यहाँ से मिलेगा तो ये जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। अपनी एक स्टेटमेंट, अपनी एक हाइपोथेसिस तैयार कर ली उसने, एक्सप्लेनेशन तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर उसको वो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, खुद करके देखेगा कि सच में ऐसा है या नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एनालाइज करेगा कि मैंने जो किया है वो सही किया, मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है या नहीं है, एनालाइज करेगा, उसको देखेगा। उसके बाद फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि यस अगर ऐसा है, अगर सीड ग्रो कर रहे हैं तो यस वो इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ जो नीचे हमने थोड़ा डीप वरी किया था कि तो यहाँ पे इसको सफिशिएंट मॉइस्चर मिला, इसलिए वो प्लांट्स जो है जल्दी ग्रो करेंगे। सो दिस कंक्लूजन इज़ अ लास्ट स्टेप, ठीक है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि सीड जो हमने सो किए थे अगर डीपर सो करेंगे तो सफिशिएंट मॉइस्चर मिलेगा, इसकी वजह से वो है जल्दी ग्रो करेगा। और ऊपर जो हमने सीड डाले थे जो डीपली सो नहीं किए थे वो माइट भी किसी बर्ड्स ने या रोडेंट्स ने खा लिए, इसलिए प्लांट ग्रो नहीं किए, ठीक है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये मैंने ऐसे ही करवा दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is cognitive validity. Cognitive validity in science curriculum means, साइंस करिकुलम में कॉग्निटिव वैलिडिटी जो है वो क्या है, कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है। तो साइंस करिकुलम जब हम बनाते हैं ना तो 6 पॉइंट्स, 6 मतलब ये जो है 6 वैलिडिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो 6 वैलिडिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो साइंस एजुकेशन क्या है एक्चुअली, वी कैन रिगार्ड गुड साइंस एजुकेशन एज वन दैट इज़ ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू हिज लाइफ एंड ट्रू टू साइंस, ठीक है। फॉर दिस करिकुलम साइंस शुड मीट द 6 बेसिक क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। साइंस का करिकुलम बनाने के लिए हमें 6 वैलिडिटी स्टेप्स को फुलफिल करना होता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव वैलिडिटी। व्हाट इज कॉग्निटिव वैलिडिटी? कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या है? इट रिक्वायर्स द कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज एंड पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस। मीन्स जो कंटेंट है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कंटेंट है, कंटेंट में जैसे टेक्स्ट बुक है या लर्निंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ है, हम प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे हैं वो भी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मदर टंग का यूज़ होना चाहिए। पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस में मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मैथड, डिडक्टिव मैथड, कौन सा मेथड बेटर है। 1st to 5th हम इंडक्टिव मेथड लेके चलते हैं, उसके बाद हम डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। असेसमेंट में FA, SA, तो इन सब चीज़ों को ध्यान, बच्चे की हम क्या है एज के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे करिकुलम बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपने देखा है पियाजे ने भी 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज,
4 स्टेजेस सेंसरी मोटर जो थी वो बर्थ से 2 साल तक की थी। सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल जो 2 साल से 7 साल तक की थी। थर्ड स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशन जिसमें बच्चा देख के टच करके चीज़ों को सीखता है। और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल जिसमें 12 से ऊपर तक की एज के बच्चे आ जाते हैं। इसमें क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है बच्चों में। तो इसमें पियाजे ने भी एज की ही बात की थी कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कॉग्निटिव वैलिडिटी मतलब साइंस का हमने करिकुलम बनाया है उनके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट एक चैप्टर है जो क्लास 7 में भी है और क्लास 10th में भी है ना, दोनों जगह है। तो क्लास 7th में जो एसिड बेस सॉल्ट है उसमें हम जस्ट बच्चों को इंट्रो देते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, और इसमें हम उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बट जैसे ही बच्चा हायर क्लास में जाएगा 10th में जाएगा चीज़ें थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। क्या तब 10th में वो जाके क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल या नॉन मेटल तो क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच मीटर क्या है, थोड़ी सी वास्ट चीज़ें पढ़ते हैं। तो मीन्स बच्चे को जो है उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सिखानी चाहिए। सेकंड इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी रिक्वायर्स द करिकुलम मोस्ट कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट। मतलब बच्चे को जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। which is often necessary to adapt the curriculum to the cognitive level of the learner must not be meaningless नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल है तो आप जब तक पीरियोडिक टेबल आप बच्चे को बताओगे नहीं उसे नहीं पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल आपने दिखा दिया कि बच्चों ये है पीरियोडिक टेबल, अब बच्चों को इतना तो समझ आ गया कि इसमें एलिमेंट्स हैं, बट उन्हें जब तक आप नहीं बताओगे कि हर एक एलिमेंट का अलग एटॉमिक नंबर है, अलग एटॉमिक मास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तब जब तक आप उनको नहीं बताओगे उनको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। तो जो आप कंटेंट दोगे वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग दोगे और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं करिकुलम, तो वैसे सबको पता ही होगा करिकुलम होता क्या है। करिकुलम क्या है, करिकुलम में एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। बच्चे से रिलेटेड एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक मीन्स करिकुलर और नॉन करिकुलर, नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में तो बच्चे की एजुकेशन जो पढ़ाई है वो सब आ जाएंगी चीज़ें। नॉन एकेडमिक में क्या आता है, जैसे गेम्स आ गई या उसने कौन सा क्लब ज्वाइन किया, म्यूज़िक क्लब या कुकिंग क्लब या डांसिंग क्लब, तो ये सारी चीज़ें नॉन एकेडमिक में आ जाती हैं। बट करिकुलम के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आती हैं। और जो सिलेबस है, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस क्या है, पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, करिकुलम के अंदर ही सिलेबस आता है, ठीक है। करिकुलम क्या है, जो भी बच्चा एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है स्कूल में वो क्या है, करिकुलम के अंडर आएगा, ठीक है। तो साइंस के करिकुलम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी वैलिडिटी है, कॉग्निटिव वैलिडिटी जो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए ये कहती है। कंटेंट वैलिडिटी हमें ये कहती है कि कंटेंट जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। एंड ऑप्शन थर्ड प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी में क्या है, प्रोसेस वैलिडिटी रिक्वायर्स द करिकुलम एंगेज द लर्नर को एंगेज करके रखे एंड एक्वायरिंग द मेथड एंड प्रोसेस दैट लेड्स टू वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो क्रिएटिविटी है, उसको समझो के रखे, उसको मतलब उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। So process validity is an important criteria since it helps in learning to learn science. Process criteria एक important role play करता है because ये बच्चे को साइंस पढ़ने में, learning to learn साइंस में हेल्प कर रहा है। अब प्रोसेस वैलिडिटी में एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क्स का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल वैलिडिटी में क्या है, आप देखेंगे कि इसमें ये है कि जो साइंस है उसने टाइम के साथ साथ कैसे चेंजेस आए हैं वो सब हम बच्चे को बताएंगे। रिक्वायर्स दैट साइंस करिकुलम बी इन्फॉर्म्ड बाय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एनेबलिंग द लर्नर टू अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। टाइम के साथ साथ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 में एक चैप्टर है फाइबर एंड फैब्रिक, उसमें आप पढ़ते हो, देखते हो, पढ़ाते हो बच्चों को कि एंशियंट टाइम में लोगों के पास कपड़े नहीं थे तो वो क्या करते थे,
पेड़ों की स्टेम से अपने आप को कवर करते थे, लीव्स से खुद को कवर करते थे, और एनिमल स्किन से खुद को कवर करते थे। बट जैसे जैसे धीरे धीरे तरक्की हुई, साइंस को तरक्की मिली, साइंस जैसे जैसे टाइम के साथ साथ साइंस आगे बढ़ी, तो चीज़ें डेवलप होती गई। लोगों को पता चला कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर करते कैसे हैं। एग्रीकल्चर में फिर उन्होंने कॉटन ग्रो करना सीखा, फिर कॉटन से उन्होंने फाइबर बनाना सीखा, फिर फाइबर से उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई, ठीक है। तो कैसे साइंस ने टाइम के साथ साथ खुद को चेंजेस किए हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल वैलिडिटी। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल वैलिडिटी। एनवायरमेंटल वैलिडिटी में आएगा, द करिकुलम ऑफ साइंस शुड इंक्लूड द issues related to child's local and global environment, so he or she can appreciate and able to understand the relationship between साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मतलब बच्चे को आप उसके एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाओगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा। इसमें फील्ड ट्रिप का एग्जांपल भी आप दे सकते हो, ठीक है। और इसमें आप फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी दे सकते हो कि किसी गांव में फॉर एग्जांपल काफ़ी गंदा पानी या फिर कूड़ा वहाँ इकट्ठा रहता है, वहाँ गंदा पानी है काफ़ी, और उसी पानी को लोग पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहीं एनिमल्स नहा रहे हैं, वहीं हम कपड़े धो रहे हैं, उसी पानी को हम पी रहे हैं। तो उस पानी से क्या है, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को अगर इस तरह की चीज़ें रिलेट करके सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी ग्रैस्प करेगा, जल्दी सीखेगा, ठीक है। यूजेस ऑफ वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का कैसे यूज़ करते हैं, सब चीज़ें अगर बच्चों को आप नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़ के सिखाते हैं हम, तो ये सब चीज़ें बच्चा जो है जल्दी अडेप्ट करता है, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ एथिकल वैलिडिटी। एथिकल वैलिडिटी में क्या है, बच्चा सीखेगा क्या सही है और क्या गलत है। It requires that the curriculum promote the values of honesty, objectivity, cooperation, freedom from fear and prejudice. Prejudice होता है पक्षपात, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। And develop in the learner a concern for life, लाइफ के लिए कंसर्न होंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखेंगे, मतलब उनमें अच्छी वैल्यूज़ को हमें इनकलकेट करना है बच्चों में। तो करिकुलम में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो 6 वैलिडिटीज़ हमने की। कॉग्निटिव वैलिडिटी, जिसमें हमने देखा कि बच्चों का जो करिकुलम है साइंस करिकुलम है एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंटेंट जो हम बच्चे को दे रहे हैं मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। हिस्टोरिकल वैलिडिटी मतलब पहले हिस्ट्री में ऐसा था, अब साइंस ने ये तरक्की की है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। एनवायरमेंटल वैलिडिटी मतलब कोई इशू है तो उसको एनवायरनमेंट से जोड़ के सिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प करेगा। एथिकल वैल्यूज़ भी हमें इनकलकेट करनी चाहिए बच्चों में। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो हमने वैलिडिटी में किए हैं। और वैलिडिटी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही आते हैं, कोई ना कोई। इस बार क्वेश्चन आया है कॉग्निटिव वैलिडिटी से, नेक्स्ट टाइम माइट भी कंटेंट से आ जाए, प्रोसेस से आ जाए, हिस्टोरिकल से आ जाए, एनवायरमेंटल या एथिकल से आ जाए। इन 6 वैलिडिटीज़ ही हैं टोटल। इन 6 वैलिडिटीज़ में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई बिलीव कि अब आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन इज कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, साइंस करिकुलम में कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या है। इंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, कि साइंस में कैसे टाइम के साथ साथ चेंजेस आए हैं, ये इसमें नहीं आता। ये किस में आता है, ये हमने पढ़ा हिस्टोरिकल वैलिडिटी में, बट हमसे पूछा है कॉग्निटिव वैलिडिटी। अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, मतलब उनके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें सिखानी है, पढ़ानी है। तो दिस इज़ अ राइट आंसर। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट नहीं है, इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस भी नहीं। हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी। हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं मत सोचना कि मैम ने हिंदी में तो पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इट इज़ टोटली हिंदी ही है। ये विज्ञान में संज्ञानात्मक वैधता पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री के अनुरूप अनुकूलन। दिस इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।
तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे जनवरी 2021 के। थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 10-10 क्वेश्चन करके कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, और आपको भी 10-10 क्वेश्चन करके दूँगी तो आप इजीली 10 क्वेश्चन एक दिन में कर पाओगे, क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट है जो कंप्लीट करने हैं। दिसंबर में आपका पेपर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें। और मैं इतनी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर आप ये पेपर वाली सीरीज़ भी कर लोगे ना, तब भी आप जो है साइंस की बात कर रही हूँ, साइंस का पेपर बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेपर भी करो, क्योंकि हम ओनली 30 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। 30 क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड में उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे आप कर सकते हो, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उस क्वेश्चन के साथ साथ और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक के, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी क्लास, और अगर कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिल जाएंगे। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आरबी कौशल एकेडमी। वहाँ मैं ये पेपर भी डाल दूँगी, ये क्वेश्चंस भी डाल दूँगी, प्लस 2021 का जो ओरिजिनल पेपर था, मतलब जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, वो पेपर भी डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट का क्वेश्चन। Last question, it is based on NCF. And what is NCF? NCF is National Curriculum Framework. NCF क्या है? NCF क्या है? National Curriculum Framework. Curriculum Framework. और ये NCF आया था 2005 में, that's why ये 2005 वाला है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड NCF 2005। और ये NCF 2005 जो है ना, ये 4th NCF है। इससे पहले 3 NCF आए थे, बट दिस वन इज़ 4th NCF जो 2005 का है। सो क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। साइंस में इनमें से कौन सी चीज़ है जो रिकमेंड होनी चाहिए साइंस करिकुलम के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसे हम एवरीडे लाइफ से लिंक्ड करना चाहिए, उससे जोड़ के उनको समझानी चाहिए। येस, इट इज़ ट्रू। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से ले सकते हैं हम, दिस इज़ ट्रू। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी देखते हैं। अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, तो उसके पीछे जो लॉज है, न्यूटन का लॉ है, वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, थ्योरी भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं किसी कॉन्सेप्ट पढ़ाया और बात खत्म। तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई लॉ है या थ्योरी है तो वो भी हमें बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप समझिए डिसिप्लिन क्या है। व्हाट इज़ डिसिप्लिन? ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि हाँ क्लास में या स्कूल में डिसिप्लिन होके रहना चाहिए, दिस इज़ नॉट दैट वन। डिसिप्लिन मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी। डिसिप्लिन मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th के बाद कोई सब्जेक्ट लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, साइंस कॉमर्स लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी ली है बच्चे ने, आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है या साइंस ली है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक और दूसरी टर्म है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन तो हो गया कि फील्ड ऑफ स्टडी, अब डिसिप्लिनरी हो गया नॉलेज रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने साइंस ली है या बच्चे ने कॉमर्स लिया, तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको हम कहेंगे डिसिप्लिनरी, उसे हम कहेंगे डिसिप्लिनरी। तो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है वाटर। मान लीजिए वाटर एक टॉपिक है, वाटर हमें बच्चे को पढ़ाना है क्लास में, तो हम क्या करेंगे, वाटर को, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है जो कि वाटर का है, तो वाटर आपने देखा है साइंस में भी वाटर का टॉपिक होता है, प्लस एसएसटी में भी एसएसटी में भी वाटर का टॉपिक होता है। बट ये ज़रूरी तो नहीं कि साइंस वाटर टॉपिक को हम साइंस के कॉन्टेक्स्ट में ही समझाएं या एसएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ही समझाएं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कंसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ही हमें बच्चे को सिखाना है, एक पर्टिकुलर फील्ड में ही बच्चे को वो चीज़ सिखानी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी ए, बी एंड जी। राइट आंसर क्या होगा, ए, बी एंड जी, ठीक है। दिस इज़ अ राइट आंसर।
ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आज के यहाँ ख़त्म हुए, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। उसमें भी 8 क्वेश्चन आई थिंक पेडागोजी के हैं और 2 थ्योरी के हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और इन 10 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसकी पीपीटी, इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आरबी कौशल एकेडमी पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।